तो हम पढ़ रहे थे मेवाड़ राजवंश और कल वाली क्लास में हमने महाराणा सांगा के बारे में पढ़ा था और आज वाली क्लास में भी हम महाराणा सांगा के बारे में पढ़ेंगे और आज वाली क्लास में हम महाराणा सांगा का बाबर के साथ संघर्ष देखेंगे और कल वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, महाराणा सांगा का जीवन परिचय, उसके बाद में महाराणा सांगा का दिल्ली के साथ संघर्ष देखा था, फिर महाराणा सांगा का मालवा के साथ संघर्ष और लास्ट में गुजरात के साथ संघर्ष। ये कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था। आज हम देखेंगे महाराणा सांगा का बाबर के साथ संघर्ष, यानी महाराणा सांगा और बाबर के मध्य जो संघर्ष होता है उसके क्या कारण थे, कौन कौन से युद्ध हुए दोनों के मध्य, और जो खानवा का युद्ध हुआ उसमें सांगा की हार के क्या कारण थे, और जो खानवा का युद्ध है उसके क्या परिणाम, क्या रिजल्ट निकले, और भारतीय इतिहास में ये युद्ध किस प्रकार महत्व रखता है, और सांगा की मृत्यु से संबंधित तथ्य और सांगा की उपाधियां यानी सांगा के टाइटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बाबर के साथ संघर्ष। ठीक है, तो अगर आपने मुगल काल पढ़ा होगा यानी भारत का मध्यकालीन इतिहास पढ़ा होगा तो आपने बाबर के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, बाबर 1519 में बाजोर और भेरा पर आक्रमण करता है यूसुफ जाई जनजाति के विरुद्ध। ये बाबर का भारत पर प्रथम आक्रमण था और उसके बाद में बाबर धीरे धीरे भारत पर आक्रमण करता है और ये 21 अप्रैल 1556 को पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा देता है। इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा जाता है और बाबर दिल्ली या फिर हम कह सकते हैं आगरा या फिर हम कह सकते हैं संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, अब बाबर ने दिल्ली पर या फिर हम कह सकते हैं संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया है, लेकिन दिल्ली पर शासन को चलाने के लिए बाबर को सांगा को हराना आवश्यक था, क्योंकि उस समय सांगा एकमात्र राजपूत हिंदू राजा था जो दिल्ली पर दावा ठोक रहा था, यानी दिल्ली पर अधिकार कर सकता था, यानी बाबर को लोहा दे सकता था, यानी बाबर से लोहा ले सकता था। तो ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए दोनों के मध्य संघर्ष हुआ। ठीक है, क्योंकि बाबर जो है वो संपूर्ण भारत पर अधिकार करना चाहता था, अधिकार उसने कर लिया था, लेकिन इसको लंबे समय तक अधिकार को बनाए रखने के लिए क्या था, सांगा को हराना आवश्यक था। ठीक है, तो अब क्या क्या कारण थे, दो बड़े राजा थे। ठीक है, कौन कौन, बाबर और सांगा। तो सबसे पहला जो बड़े राजा होंगे तो उनका सबसे बड़ा कारण होगा अपने साम्राज्य का विस्तार करना, अपने साम्राज्य का विस्तार करना या फिर इनकी विस्तारवादी नीति, यानी हम कह सकते हैं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं। ठीक है, यानी दोनों बड़े राजा थे और दोनों ही संपूर्ण भारत पर अधिकार करना चाहते थे। पहला ये कारण होता है। दूसरा हम कहते हैं कि बाबर ने सांगा पर वचन भंग करने का आरोप लगाया था। किसने, बाबर ने। तो आप सभी जानते हैं कि बाबर ने एक बुक लिखी थी बाबरनामा, बाबर की जीवनी है, तुर्की भाषा में लिखी थी और इसको तुझ के बाबरी या वाक़यात बाबरी भी कहा जाता है। तो इस बुक में बाबर लिखता है कि मुझे भारत पर आक्रमण करने के लिए सांगा ने आमंत्रित किया था और सांगा ने यह भी कहा था कि जब मैं भारत पर आक्रमण करूंगा तो वो मेरी सहायता करेगा। ठीक है, तो ये बात बाबर अपनी बुक में लिखता है, लेकिन जब मैं भारत पर आक्रमण करने गया, मैंने 21 अप्रैल 1556 को पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया, तो उस वक्त सांगा ने मेरी सहायता नहीं की। ये बात बाबर कहता है और बाबर सांगा पर वचन भंग करने का आरोप लगाता है और ये एक युद्ध का कारण था। यानी बाबर सांगा पर वचन भंग करने का आरोप लगाता है, ये दूसरा कारण है। यानी बाबर और सांगा के मध्य संघर्ष का दूसरा कारण ये है कि बाबर सांगा पर वचन भंग करने का आरोप लगाता है। यानी बाबर कहता है कि मुझे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसने दिया था, सांगा ने दिया था, लेकिन हम पढ़ते हैं कि बाबर को दिल्ली पर या भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के दौलत खां और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने दिया था। ठीक है, तीसरा कारण राजपूत अफगान मैत्री। क्या थी राजपूत अफगान मैत्री, इस पर हम बात करते हैं। तो अब मैंने आपको बताया था अभी कि पानीपत के प्रथम युद्ध में जो कि 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, इसमें बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को मार दिया। ठीक है, तो अब दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को मार दिया। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद लोदी। महमूद लोदी ने बाबर के विरुद्ध राजपूतों से मैत्री कर ली और यही कहलाती है आपकी राजपूत अफगान मैत्री। अब जैसे ही राजपूत अफगान मैत्री हुई तो बाबर को डर लगा
कहीं अफगान और राजपूत मिलके मुझे हरा ना दे। तो इसलिए बाबर ने युद्ध किया और इस राजपूत अफगान मैत्री को तोड़ने का प्रयास किया। यह भी एक कारण था, ठीक है। और चौथा कारण था कि बाबर ने ब्याना, जो कि भरतपुर वाला दुर्ग था, उस पर अधिकार कर लिया था। बाबर द्वारा ब्याना दुर्ग पर अधिकार। तो ये 4 मोटे मोटे कारण हैं युद्ध के, ठीक है। तो यहाँ पे पहली दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, दूसरा बाबर का सांगा पर वचन भंग करने का आरोप, और तीसरा राजपूत अफगान मैत्री, और चौथा बाबर द्वारा ब्याना दुर्ग पर अधिकार, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिएगा युद्ध होता है, यानी बाबर ने ब्याना दुर्ग पर अधिकार कर रखा था, तो सांगा सबसे पहले ब्याना दुर्ग को जीतेगा। और बाबर ने ब्याना दुर्ग पर अधिकार करके अपने 2 सेनापति मेहंदी ख्वाजा और मिर्जा सुल्तान को वहाँ पे नियुक्त कर रखा था, तैनात कर रखा था, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्याना का युद्ध। ब्याना भरतपुर में आप सभी जानते हैं। ब्याना का युद्ध कब हुआ? तो हम कहते हैं कि 16 फरवरी 1527 को 1527 को ये युद्ध हुआ। किस किस के मध्य? तो एक तरफ सांगा और एक तरफ बाबर, यानी दोनों के मध्य हुआ। और बाबर के मुख्य रूप से यहाँ पे कौन थे सेनापति? मेहंदी ख्वाजा। ये मेहंदी ख्वाजा कौन था? तो ये मेहंदी ख्वाजा माना क्या जाता है कि ये मेहंदी ख्वाजा क्या था, कौन था, कौन था? तो ये कहते हैं कि बाबर का दामाद था, यानी बाबर की जो पुत्री थी उसका विवाह मेहंदी ख्वाजा से हुआ था, ठीक है। और मिर्जा सुल्तान, ये 2 सेनापति थे। और जब सांगा ब्याना पर आक्रमण करता है दुर्ग पर, तो ये दोनों बाबर के पास भाग जाते हैं, ठीक है। और सांगा इस युद्ध में विजय होता है, ठीक है। यानी सांगा ब्याना दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। अब यहाँ पे सांगा बहुत बड़ी भूल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 16 फरवरी 1527 को ये ब्याना का युद्ध होता है। और उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि 17 मार्च 1527 को खानवा भरतपुर का युद्ध होता है। यानी इस बीच सांगा बाबर को तैयारी करने के लिए, युद्ध तैयारी के लिए 1 महीने का समय दे देता है। ये सांगा गलती करते हैं। सांगा तत्काल आक्रमण नहीं करते हैं। जैसे अगर ये ब्याना दुर्ग को जीतकर तत्काल आक्रमण कर देते, यानी ये हम कहते हैं कि 4-5 दिन बाद, यानी 21-22 फरवरी को ये अगर आक्रमण कर देते खानवा पे, बाबर पे, तो यहाँ पे युद्ध के जो परिणाम है वो कुछ और होते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ी भूल थी। अब हम पढ़ते हैं खानवा का युद्ध, ठीक है। अब यानी इसके 1 महीने बाद, यानी 17 मार्च 1527 खानवा का युद्ध होता है। खानवा भी भरतपुर में एक जगह पड़ती है। खानवा का युद्ध किस किस के मध्य? तो ये होता है सांगा और बाबर के मध्य। और ये याद रखिएगा एक फैक्ट कि श्यामल दास धतवाड़िया जी, श्यामल दास जिनकी बुक है वीर विनोद, उसमें ये लिखते हैं कि जो खानवा युद्ध हुआ था ये 16 मार्च को हुआ था, ठीक है। तो ये एक फैक्ट अलग से याद रखिएगा, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ जाए कि श्यामल दास धतवाड़िया द्वारा रचित पुस्तक वीर विनोद में खानवा युद्ध की दिनांक क्या मिलती है? तो 16 मार्च, ठीक है। तो यहाँ पे सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध होता है, यानी और हमने पढ़ा था भी कि 1 महीने की तैयारी का समय दे देते हैं सांगा बाबर को। तो उस समय क्या तैयारियां रहती है बाबर की वो देखते हैं। और उस समय जब ब्याना दुर्ग सांगा जीत लेते हैं तो जो बाबर की सेना थी वो क्या थी? निराश हो जाती है। और बाबर उनको उत्साहित करता है और क्या क्या चीज़ें करता है, यानी कैसी तैयारियां बाबर करता है, तो ये देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार ये मिटो रहा हूँ सारा। तो यहाँ पे बाबर की तैयारियां देखते हैं। तैयारियां तो सबसे पहले बाबर अपनी सेना को उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है। और ये क्या करता है? व्यापारियों पर लगने वाला तमगा कर हटा देता है, ठीक है। और तमगा कर हटा देता है, तमगा कर हटा देता है, ठीक है।
ठीक है। दूसरा ये क्या करता है, बाबर कहता है कि आज के बाद शराब नहीं पीऊँगा, शराब न पीने की कसम खाता है कि ये जगह ड्रम पड़े दारू को बीड़ा सारा ढोड़ दूँ, थाने कौन पीने दूँ, आप ही कौन पीऊँ, यानी शराब न पीने की कसम खाता है। तीसरा क्या करता है बाबर, बाबर भाषण दे रहा था, सामने सैनिक खड़े थे। बाबर कहता है कि युद्ध नहीं है, ये धर्म युद्ध है, अगर हम इस युद्ध में हारते हैं तो ये हमारी हार नहीं है बल्कि हमारे मुसलमानों की हार है, हिंदू जीत जाएंगे, हिंदुओं की विजय हो जाएगी हम पर। इस प्रकार उत्साहित करता है कौन, बाबर अपने सैनिकों को, और इस युद्ध को जिहाद घोषित कर देता है, यानी धर्म युद्ध घोषित कर देता है, जिहाद या धर्म युद्ध, जिहाद घोषित कर देता है। किस युद्ध को, खानवा युद्ध को, ठीक है। तो 3 चीज़ें करता है। और इसके अलावा बाबर के पास तोपें थी, बंदूकें थी, तो बाबर बड़ी बड़ी खाइयाँ खुदवाता है और अपनी तोपें वो लगवाता है खानवा के मैदान में, और ये 1 महीने के अंदर अच्छे तरीके से तैयारी कर लेता है और ये अपने सैनिकों को उत्साहित भी करता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें बाबर ने की। अब बारी आती है कि सांगा जी, राणा जी क्या तैयारियां कर रहे हैं उधर, तो उनकी देखते हैं। 3 चीज़ें याद रखिएगा, बाबर ने तमगा कर हटा दिया व्यापारियों पर से, और दूसरा उन्होंने क्या किया, जो आपका शराब न पीने की कसम खाई, और तीसरा जो आपने अभी पढ़ा था जिहाद घोषित कर दिया, किसको, इस युद्ध को, खानवा युद्ध को, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सांगा की तैयारियाँ। अब मैं यहाँ पे आपको मिटोकर बताता हूँ, यानी सांगा की क्या तैयारी थी। तो सांगा ने सारे जो राजपूत रियासतें थी उनको पाती परवन लिखा, यानी उस समय जो लेटर वगैरह लिखे जाते थे उनको बोलते थे पाती परवन, यानी पाती का मतलब पत्र और परवन भेजना, यानी पत्र भेजे, ठीक है। तो पत्र भेजा और सभी को कहा यानी सभी को कहा कि खानवा का युद्ध हो रहा है बाबर के विरुद्ध, तो सारे सहायता करने के लिए आए। और उस समय सांगा का खौफ तकड़ा था और सारे डरते थे, यानी जितनी भी राजपूत रियासतें थी सांगा के खौफ से डरती थी, और सारी रियासतों हैं वो बाबर के विरुद्ध सांगा के सहयोगी बनते हैं, ठीक है। तो कौन कौन आता है, यानी कौन कौन जो रियासतें थी उनसे कौन कौन आता है, तो ये देखते हैं, ये बड़ा सवाल बनता है, ठीक है। तो पहले देखते हैं मारवाड़ से कौन आता है। तो मारवाड़ का उस समय जो राजा था, जो राव था, वो था गांगा, और गांगा अपने पुत्र मालदेव को भेजता है, यानी जब खानवा का युद्ध हुआ था उसमें मालदेव क्या था, मारवाड़ का राजकुमार, तो ये मालदेव आता है, और उस समय जो राजा था मारवाड़ का वो था राव गांगा, ठीक है। इसी प्रकार बीकानेर का राजा था राव जेतसी, और ये अपने पुत्र यानी बीकानेर का राजकुमार कल्याणमल को भेजता है। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं आमेर से कौन आता है, आमेर से पृथ्वीराज कछवाहा आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि ईडर से भारमल आता है। अब हमने पढ़ा था कल वाली क्लास में जो ये संघर्ष पढ़ा था, ईडर का उत्तराधिकारी संघर्ष या युद्ध पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि रायमल को सपोर्ट कर रहे थे सांगा, भारमल को सपोर्ट कर रहा था गुजरात का मुजफ्फर शाह द्वितीय, लेकिन सांगा इस युद्ध में भारमल और जो ईडर का उत्तराधिकारी संघर्ष था, युद्ध था, उसमें सांगा जो भारमल और गुजरात का जो मुजफ्फर शाह था उसको हरा देता है, और बाद में कहते हैं कि ईडर पर रायमल को यानी वहाँ का राजा बना देते हैं, कौन, सांगा। लेकिन कुछ समय बाद रायमल की मृत्यु हो जाती है, तो फिर से सांगा है वो उसके भाई रायमल के भाई भारमल को क्या राजा बना देते हैं, और भारमल खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता करने आया था। उसके बाद में देखते हैं जगनेर से आया था अशोक परमार, ठीक है, 5 हो गए। उसके बाद में देखिएगा सादड़ी से आया था, सादड़ी चित्तौड़ में पड़ती है एक जगह, सादड़ी से आया था झाला अज्जा, ये याद रखिएगा, झाला अज्जा इंपॉर्टेंट है। जब खानवा का युद्ध होगा, जब उस समय सांगा घायल होंगे युद्ध में, तो उस समय
जो राज चिन्ह धारण कौन करेगा, तो ये सादड़ी का झाला अज्जा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे मैं आपको लिखा देता हूँ 7 नंबर का। जैसे गोगुंदा, उदयपुर में एक जगह पड़ती है गोगुंदा, गोगुंदा से आया था झाला सज्जा। अब याद रखिएगा, गोगुंदा से झाला सज्जा, सादड़ी से झाला अज्जा। और कौन रहेगी, और मेड़ता से वीरमदेव, मेड़ता से वीरमदेव। ठीक है, और नागौर से खानजादा, खानजादा। और रायसीन से, यानी रायसीन ये एमपी में जगह पड़ती है, यहाँ से आया था सलहदी तवर। और हम पढ़ेंगे कि जब युद्ध होता है तो नागौर का खानजादा और रायसीन का सलहदी तवर दोनों सांगा के साथ विश्वासघात करते हैं और ये बाबर की सेना में चले जाते हैं। तो 10 हो गए। कुछ और लिखा हूँ, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, बागड़ से आए थे उदय सिंह, बागड़ से उदय सिंह। उसके अलावा और बागड़ से आए थे उदय सिंह, और कौन से रहेगी, और हम पढ़ते हैं कि, और एक मुझे और याद आ रहा है, प्रतापगढ़ या देवलिया, वहाँ से आए थे बाघ सिंह। और एक सलुम्बर जो कि मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना था, यहाँ से आए थे रतन सिंह चुंडावत। तो एक बार देख लीजिएगा कौन कौन आए थे, फिर से रिपीट कर देता हूँ। सांगा पाती परवन लिखता है सभी राजपूत रियासतों को, तो सांगा की सहायता के लिए कौन कौन आते हैं, मारवाड़ का गंगा का पुत्र मालादेव आता है, बीकानेर राव जेतसी का पुत्र कल्याणमल आता है, आमेर से पृथ्वीराज कछवा आते हैं, ईडर से भारमल आता है, जगनेर से अशोक परमार आता है, सादड़ी से झाला अज्जा आते हैं, और जो गोगुंदा से झाला सज्जा आते हैं, मेड़ता से वीरमदेव आता है, नागौर से खानजादा आता है, रायसीन जो कि एमपी में जगह पड़ती है वहाँ से सलहदी तवर आता है, और बागड़ से उदय सिंह आते हैं, और प्रतापगढ़ देवलिया से बाघ सिंह आते हैं, और सलुम्बर जो कि मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना था, यहाँ से रतन सिंह चुड़ावत आते हैं। इतनी जो हैं वो सांगा की इतनी बड़ी सेना थी, और ये राजपूत रियासतों से सारे सांगा के सहयोगी आए थे। किस युद्ध में, खानवा युद्ध में। अब हम देखते हैं युद्ध हुआ तो क्या क्या चीजें हुई युद्ध में। तो अब देखिएगा, जब ये युद्ध होता है, युद्ध कब होता है, 17 मार्च 1527। तो इस युद्ध में दोनों सेनाएं आमने सामने, ये इधर सांगा की सेना, ये इधर बाबर की सेना। ठीक है, तो अब जब युद्ध स्टार्ट होता है तो सेनाएं आमने सामने से लड़ती हैं। ठीक है, और इधर हमारे सैनिक भाला लिए हुए, तलवार लिए हुए, हाथी पर सवार, इधर बाबर के सैनिक अच्छे घोड़सवार, और ये घोड़ों पर सवार थे। इनके पास तोपें, बंदूकें, इधर हमारे पास भाले, तलवारें। ठीक है, तो जब युद्ध स्टार्ट होता है तो युद्ध स्टार्ट होता ही दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध होता है। और पहले जो स्टार्ट होता है पहले युद्ध, तो उस समय जो सांगा की सेना है, यानी जो राजपूत सेना थी, वो मुगलों पर हावी हो रही थी। लेकिन बाबर ने क्या किया, बाबर ने तुलुगमा पद्धति, यानी जो उज्बेकों से सीखी थी उसका इस्तेमाल किया। तुलुगमा पद्धति जो कि बाबर ने उज्बेकों से सीखी थी, इसका इस्तेमाल किया। और इस पद्धति के तहत, ये पद्धति क्या होती है, इसमें एक तो अभी सामने से सेनाएं दोनों लड़ रही है, तो बाबर क्या करता है, कुछ सैनिक इधर से यानी भेजता था, कुछ सैनिक इधर से, यानी 3 ओर से घेर कर बाबर जो विरोधी सेना थी उसको हरा देता था। तो इस प्रकार इधर से सैनिक कुछ गए और इधर से। ठीक है, और इसके बाद में बाबर के पास तोपें थी, और प्रमुख बाबर के तोपची कौन कौन थे तोपची, एक तो था मुस्तफा रूमी, ठीक है, और एक उस्ताद अली।
ये रूमी और अली दोनों बाबर के प्रमुख तोपची थे। और जब तोपें चलाई तो जो राजपूत सैनिक थे वो हाथियों पर सवार थे, और जब तोपें चली और हाथी हैं वो क्या हो जाते हैं, भगदड़ मचती है। और भगदड़ में जब हाथी पीछे हटते हैं तो ये कुछ राजपूत सैनिकों को मार देते हैं, यानी पैरों नीचे हाथियों के दब जाते हैं। ऐसी प्रकार की घटनाएं होती हैं और आखिरकार बाबर इस युद्ध में विजय होता है। और युद्ध के बीच क्या होता है कि जब राजपूत सेना है वो निराश हो जाती है तो उस समय सांगा जो पीछे खड़े थे वो आगे यानी आ जाते हैं, और सांगा हाथी पर सवार होते हैं और आगे आके ये मैदान में लड़ने लगते हैं। और क्या किया, जब सांगा आगे आके और हाथी पर सवार होकर आए तो उस समय उन पे जो दुश्मन थे वो निशाना लगाने में सफल रहे और सांगा इस युद्ध में घायल हो जाते हैं। और यहाँ पे कहते हैं कि जब सांगा इस युद्ध में घायल होते हैं तो सिरोही का, अभी मैंने आपको बताया था नहीं बताया था, अखेराज, ये भी पाती पर्वन जब भेजा था सांगा ने तो आए थे। सिरोही का जो अखेराज और मालदेव ये दोनों क्या करते हैं, ये सांगा को यहाँ से जब युद्ध में घायल हो जाते हैं सांगा तो ये इनको ले जाते हैं बसवा। बसवा कहाँ पे पड़ता है, दौसा में, ठीक है। और उस समय जब राजपूत सेना नेतृत्व तो विहीन हो जाती है, सांगा घायल होकर बसवा दौसा चले जाते हैं, तो उस समय जो सादड़ी का झल्ला अज्जा था वो राजती ने धारण करते हैं और युद्ध का नेतृत्व करते हैं, युद्ध को लीड करते हैं। लेकिन आखिरकार बाबर की तोपों के आगे, बंदूकों के आगे ये राजपूत सेना है वो बिखर जाती है और इस युद्ध में बाबर जीत जाता है। और बाबर इस युद्ध के जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण करता है। गाजी यानी काफिरों को मारने वाला, धर्म विरोधियों को मारने वाला उपाधि धारण करता है। और बाबर इस युद्ध के बाद जो राजपूत सैनिक थे उनके जो धड़ थी, यानी सॉरी जो खोपड़ियाँ थी, सिर थे, उनकी मीनार चिन्हवाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की ये सारा युद्ध होता है। अब हम देखते हैं कि सांगा बसवा चले गए। अब बसवा में था सांगा, वहाँ पे सांगा का ट्रीटमेंट चल रहा था। सांगा जैसे होश में है तो सांगा ने सारी चीज़ें पूछी कि युद्ध में क्या हुआ, हम कहाँ हैं। तो जो सरदार थे उन्होंने बताया कि बाबर है वो युद्ध जीत गया है और हम हार गए हैं युद्ध में, और हम वापस चित्तौड़ चलते हैं। मेवाड़ी सरदार कहते हैं, सांगा कहता है कि मैं जब तक बाबर को हरा नहीं दूंगा मैं चित्तौड़ नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार की यहाँ पे बातें होती है। बसवा दौसा में सांगा उस समय थे और इधर खानवा युद्ध में जीत जाता है कौन, बाबर। और बाबर मेंदिनी राय, ये भी मैंने आपको नहीं बताया। अब मुझे जैसे जैसे नाम याद आ रहे हैं तो आप लिखते रहना। जो चंदेरी का मेंदिनी राय था वो भी खानवा युद्ध में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता करने आया था, ठीक है। तो मेंदिनी राय जो कि चंदेरी, तो यहाँ पे चंदेरी पे आक्रमण कर देता बाबर खानवा युद्ध के बाद, यानी 29 जनवरी 1528, ठीक है। यानी 1528 को, यानी 6-7 महीने बाद वहाँ पे चंदेरी पर आक्रमण कर देता है मेंदिनी राय के विरुद्ध बाबर। और जब बात ये सांगा को पता चलती है तो सांगा बसवा से चलते हैं किसकी सहायता करने, मेंदिनी राय की। और ये बसवा से आते हैं इरिच, ये एमपी में जगह पड़ती है। यहाँ पे मेवाड़ी सरदारों को लगा कि हम युद्ध नहीं लड़ सकते, हमारी सेना बहुत छोटी है, बाबर की सेना मोटी है, ठीक है। बाबर के पास तोपें हैं, बाबर के पास बंदूकें हैं, तो मार देगा, ऐसे हम तो मर जाएंगे। और सांगा को भूत सवार था, सांगा कह रहे थे कि मैं बाबर को हरा कर ही चित्तौड़ जाऊंगा। तो यहाँ पे इरिच में जो मेवाड़ी सरदार थे उन्होंने सांगा को जहर दे दिया, ठीक है, जहर दे दिया। और यहाँ पे एमपी से ये चले कालपी, ये भी मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है। यहाँ पे 28 जनवरी 1530 को सांगा की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार एक वीर साहसी महाराणा की जो जीवन लीला है वो समाप्त हो जाती है। कब? 28 जनवरी 1530 को, ठीक है। तो अब देखिएगा, हम पढ़ते हैं कि हमने कारण देख लिए, युद्ध देख लिए, अब सांगा की हार के क्या कारण थे, ठीक है। सांगा की हार के क्या कारण थे, तो यहाँ पे
पहले सांगा की हार के कारण देखते हैं। खानवा युद्ध में सांगा की हार के क्या कारण थे। तो एक तो मैं आपसे कहूँ कि सांगा ने पाती परवन लिखा था और सारे जो राजा थे वो अपनी अपनी, कोई 3000, कोई 5000, कोई 10,000, कोई 20,000 ऐसे सैनिक लेकर आया। और वही जो राजा, जैसे मारवाड़ से गंगा का पुत्र मालदेव आया, तो मालदेव के पास 4,000 सेना है, ये सेना को लीड कर रहे हैं। इधर मेदिनी राय खड़ा है 3-4,000 सैनिक लेके, ये सेना को लीड कर रहे हैं। इधर आमेर से पृथ्वीराज कछवा खड़े हैं और ये लीड कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि जो बाबर की सेना थी उसमें एकता का अभाव था, यानी अलग अलग जो सेनापति है वो इस युद्ध में सेना को लीड कर रहे थे। यहाँ पे एक संगठित, यानी एक ही जो निर्देश देने वाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि अलग अलग निर्देश देने वाले व्यक्ति थे। इस कारण हम कहते हैं कि जो पहला कारण है सांगा की हार का वो था एकता का अभाव, यानी जो सेनापति थे राजपूत, जो उनमें एकता का अभाव था। ठीक है, यानी अच्छा नेतृत्व नहीं था, नेतृत्व बटा हुआ था। दूसरा कारण मैंने आपको बताया था, बाबर के पास क्या थे? घोड़े। तो ये घोड़ों से तीव्र आक्रमण कर सकता था। और इधर राजपूत सैनिक यानी सांगा की जो सेना थी वो हाथियों पे सवार थी। तब इधर ये भी एक बड़ा कारण था, यानी बाबर की जो सेना थी, बाबर के पास सैन्य थे वो घोड़ों पर सवार थी और वो क्या कर सकते थे? तीव्र आक्रमण कर सकते थे। इसके अलावा बाबर के पास तोप थी, बंदूक थी। तो ये हम कह सकते हैं कि उस समय के अत्याधुनिक हथियार थे। ठीक है, और इधर राजपूत जो सेना थी उनके पास भाले, तलवारें ये थी। ठीक है, और एक हम कह सकते हैं कि जो बाबर की तुलुगुमा पद्धति, इससे राजपूत सैनिक परिचित नहीं थे। तुलुगुमा पद्धति से राजपूतों का परिचित न होना ये भी एक बड़ा कारण था। उसके बाद में जो बाबर के जितने भी सैनिक थे उनके पास लाइट वेपन थे, हल्के हथियार थे, जबकि आप सभी जानते हैं हमारे वाले राजपूत सैनिक सभी क्या रखते थे? भारी हथियार। तो ये भी एक बड़ा कारण था। ठीक है, और छोटे छोटे कारण भी बहुत सारे हैं, जैसे नागौर का खान ज़्यादा था और रायसेन का सलहंदी तंवर, दोनों ने विश्वासघात कर लिया था। ये भी एक कारण था। तो इस प्रकार ये कारण है सांगा की हार के कारण। ठीक है, और अब देखते हैं कि इस युद्ध के क्या परिणाम, रिजल्ट निकले और भारतीय इतिहास में इस युद्ध का क्या महत्व है। तो हम कहते हैं कि जब इस युद्ध में बाबर सांगा को हरा देता है तो ये भारत में स्थायी हो जाता है। अब बाबर दिल्ली पर आसानी से शासन कर सकता है, यानी बाबर को चुनौती देने वाला अब कोई नहीं रहा। ठीक है, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि बाबर अब क्या भारत में स्थायी हो गया। बाबर भारत में स्थायी हो गया और एक हम कह सकते हैं कि जो मेवाड़ की प्रतिष्ठा थी उसको ठेस पहुंची, प्रतिष्ठा में कमी आई और जो सांगा की नेतृत्व में जो राजपूत राज्य ने संगठन बनाया था वो संगठन टूट गया। और अब सांगा के बाद ऐसा राजपूत राज्य नहीं था, कोई रियासत नहीं थी जो बाबर को या दिल्ली को चुनौती दे सके। ठीक है, ये भी हुआ, यानी अब दिल्ली को कोई चुनौती देने वाला नहीं बचा, दिल्ली को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। ये भी एक कारण था। ये क्या था? इस युद्ध के रिजल्ट या महत्व थे। ठीक है, इसके बाद हम कहते हैं कि जो भारतीय कला संस्कृति थी, भारतीय कला थी, संस्कृति थी, उसको हानि पहुंची। हानि क्या पहुंची? उसकी प्रगति कम हुई, यानी उसका विकास बहुत ही कम हुआ। कैसे हुआ? जैसे आप पढ़ रहे हैं महाराणा कुंभा, तो महाराणा कुंभा एकदम स्वतंत्र राजा हैं और शासी राजा हैं और वो
उन्होंने कितनी सांस्कृतिक उपलब्धियां उनकी पड़ी थी, हमने दुर्ग बनाए थे, मंदिर बनाए थे और विजय स्तंभ सारी चीज़ें करवाई थी। लेकिन अब दिल्ली पर मुगलों का अधिकार है और उसमें कोई स्वतंत्र राजा नहीं था, ठीक है। तो उसमें हम कह सकते हैं कि मुगलों का जैसे अधिकार होता है तो उसमें जो भारतीय कला संस्कृति है उसकी प्रगति जितनी होनी थी वो उतनी नहीं हो पाई, ठीक है। और एक कारण था कि जो राजपूतों के विरुद्ध या राजपूतों के साथ जो भविष्य की नीति थी उसमें परिवर्तन आया। किसने? मुगलों ने जो नीति थी भविष्य में आगे की जो नीति है उसमें परिवर्तन किए। किसने? मुगलों ने। जैसे हम पढ़ेंगे बाबर ने युद्ध न करके जो मेवाड़ की या राजपूताना रियासतें थी उनके साथ संधियाँ की थी, जैसे आमेर के साथ की थी, मारवाड़ के साथ की थी, ठीक है, शादियाँ कर ली थी। तो इस प्रकार और मुगलों को पता चल गया था कि राजपूत हैं, उनको इज्जत चाहिए, इज्जत उनको दी गई, ठीक है, बड़े बड़े पद दिए गए। जैसे हम पढ़ते हैं कि भारमल के साथ जब संधि करते हैं तो उनको 5,000 का मनसबदार बनाया जाता है, ठीक है, और मान सिंह को 7,000। तो इस प्रकार के बड़े बड़े पद दिए जाते थे और राजपूत जो राजा थे उनमें राजी रहा करते थे, ठीक है। तो ये थे परिणाम और कारण हमने पढ़ ली। अब हम सांगा की मृत्यु कहाँ पे हुई, तो मैंने आपको अभी बताया था कहाँ पे हुई थी, कालपी मध्य प्रदेश, ठीक है, कालपी मध्य प्रदेश में मृत्यु हुई थी 28 जनवरी 1530, ठीक है। तो अब देखिएगा बसवा दौसा में, याद रखिएगा यहाँ पे कुछ फैक्ट लिख रहा हूँ मैं, बसवा दौसा में सांगा का स्मारक बना हुआ है। यानी आपसे पूछा जाए कि सांगा का स्मारक कहाँ पे बना हुआ है तो बसवा दौसा में, ठीक है। तो सांगा का दाह संस्कार कहाँ हुआ? सांगा की मृत्यु हुई कालपी एमपी में, जबकि इनका दाह संस्कार ये हुआ था मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, ठीक है। और इनकी छतरी भी मांडलगढ़ में बनी हुई है। और मांडलगढ़ में इनकी छतरी का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक परमार ने। हमने पढ़ा था कि जगनेर से जो खानवा युद्ध में सांगा की सहायता करने कौन आया था? तो अशोक परमार, जगनेर का। तो उन्होंने अशोक परमार ने छतरी बनवाई थी, किसकी? सांगा की। कहाँ पे बनवाई? मांडलगढ़ में। और अशोक परमार को सांगा ने बिजोलिया की जागीर दी थी, ठीक है। तो ये 3 फैक्ट याद रखिएगा। स्मारक कहाँ पे है? बसवा दौसा में। और दाह संस्कार कहाँ हुआ? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। छतरी कहाँ पे है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। किसने बनवाई? अशोक परमार ने, ठीक है। उसके बाद में बाबर कहता है सांगा के बारे में, कहता है कि सांगा अपनी वीरता, साहस और तलवार के बल पर इतना शक्तिशाली हो गया था कि मालवा, गुजरात, दिल्ली तीनों में से अकेले सांगा को कोई हरा नहीं सकता था, ठीक है। टोड लिखता है कि सांगा की सेना में 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार थे, ठीक है। उसके बाद उपाधियां देखते हैं। और मैंने आपको बताया था, जब स्टार्टिंग में हमने सांगा को पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सांगा की जब मृत्यु हुई थी उस समय सांगा के शरीर पर छोटे मोटे 80 घाव थे। और इन घावों के वजह से टोड इनको क्या कहते हैं? सैनिकों का भगना अवशेष। तो ये भी एक इनकी उपाधि है, भगना अवशेष, ठीक है। यानी सैनिकों का भगना अवशेष सांगा को किसने कहा? टोड ने। ये उपाधि है इनकी। एक इनको बहुत सारे घाव थे इनके शरीर पर, तो इस कारण इनको मानवों का खंडहर कहा जाता है, खंडहर, ठीक है। इसके अलावा इनको सिपाही का अंश कहा जाता है। ये भी सारी इनके जो सैनिक गुण थे इनके कारण इनको सिपाही का अंश कहा जाता है। और एक इनकी उपाधि है, ये याद रखिएगा, हिंदूपथ या हिंदूपति, ठीक है, हिंदूपथ या हिंदूपति। तो इनकी 4 उपाधि हैं, सैनिकों का भग्नावशेष, मानवों का खंडहर और सिपाही का अंश, हिंदूपति और हिंदूपथ, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा हिंदूपथ या हिंदूपति इनकी किसकी उपाधि है? सांगा की। जबकि हिंदू सुल्तान कुंभा की, हिंदू बादशाह किसकी है? मालादेव की। और प्रबल हिंदू राजा राणा हमीर की, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगले वाले वीडियो में हम
महाराणा सांगा की संतानों के बारे में पढ़ेंगे और महाराणा सांगा के बाद उनके कौन से पुत्र हैं वो आगे महाराणा बने उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।